नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपन कल पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 5 ऊर्जा व खनिज संसाधन के बारे में। तो कल आपने पढ़ा कि खनिज संसाधन क्या है, खनिज की परिभाषा क्या है, खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। और फिर अपना चल रहा था टॉपिक कि भाई खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो कल आपने पढ़ा कि जो खनिज होते हैं वो अयस्कों के रूप में शैलों या चट्टानों में पाए जाते हैं। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि आग्नेय तथा कांकरी चट्टानों में ये खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं और छोटे जमाव और शिराओं के रूप में वृद्ध जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण अधिकतर जो गैसीय या जो तरलीय जो अवस्थाएं की हैं उस समय होता है जब ये भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जब ये ऊपर आकर ठंडे हो जाते हैं तो इससे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि तरह के खनिजों का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक संस्तरों और परतों में भी पाए जाते हैं। इनका जो निर्माण है वो क्षैतिज परतों के निक्षेपण और संचय जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो खनिज हैं वो ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। और जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आज इसे ही हम तीसरी कड़ी में पढ़ेंगे। नंबर 3 कि जो कुछ खनिज हैं इनका निर्माण एक अन्य धरातलीय चट्टानों के अपघटन है। कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय कि खनिजों के निर्माण की जो एक अन्य विधि है वो धरातलीय चट्टानों का के अपघटन, धरातलीय चट्टानों के अपघटन है। देखिए तो नंबर 3 कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात, कि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं जैसे
जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। इसी प्रकार होता है। तो देखिए, कल आप पढ़ रहे थे कि कोई खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में खनिजों के बारे में पढ़ा, अवसादी चट्टानों के बारे में खनिज पढ़ा। कुछ खनिज हैं, कुछ खनिजों का निर्माण ही एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से है। ये जो धरातल पर जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से है। ये चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें क्या हो जाती हैं, रह जाती है, चट्टानों का मिश्रण रह जाता है और उसी से ही कुछ खनिजों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो आप बता भी सकते इसको। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, आप बता दो इसको कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क जो मिश्रण होता है वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और इनसे कुछ खनिजों का निर्माण होता है, जैसे बॉक्साइट। इसके बाद हम देखिए कि कुछ खनिज देखिए पहाड़ियों के आधार पर, नंबर 4, पहाड़ियों के आधार पर कि पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में तथा घाटी तल की रेत में पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी, जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज पाए जाते हैं। देखिए, तो कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें निक्षेप या इनको पलेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। पलेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना, निक्षेप या पलेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, और ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। ये वे खनिज होते हैं, वे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, घर्षित नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं अपन, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये
इसी प्रकार के क्या हैं, खनिज हैं। तो देखिए एक बार फिर दोहरा देते हैं। नंबर 3, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद, कटाव के बाद में अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें बच जाती हैं और उनसे कुछ खनिजों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। अब प्रश्न आ जाए बॉक्साइट का निर्माण किस प्रकार होता है? तो खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जिससे बॉक्साइट जैसे खनिजों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद देखिए नंबर 4, पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। पहाड़ियों का जो आधार होता है, ये जो आधार हो गया पहाड़ियों का, ये नीचे वाला, यहां जलोढ़ जमाव के कारण, जलोढ़ जमाव वर्षा जल के कारण देखिए, तो पहाड़ियों का आधार पर घाटी के तल की रेत में जो ये जलोढ़ जमाव है, यहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं और घाटियों के आधार और तल की रेत में जलोढ़ जमाव के कारण जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें निक्षेप या प्लेसर निक्षेपी कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाए प्लेसर निक्षेपी से कहा जाता है, तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिन्हें प्लेसर निक्षेपी नाम से जाना जाता है। ये वे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, जो बहुमूल्य जो धातुएं हैं, इनका निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो उतार लो आप इसको ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट है जो और खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो महासागरों में भी खनिज पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। फिर देखिए नंबर 5, तो 5वें नंबर पर देखेंगे कुछ खनिज हैं जो महासागरों के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनको प्रवेदन विधि के द्वारा निकाला जाता है, प्रवेदन खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो 5वें नंबर पर देखिए कि महासागरीय जल में भी या महासागरों के जल में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए महासागरों के जल में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, लेकिन देखिए इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से
अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। इनकी आर्थिक सार्थकता क्या है? कम है। देखिए, जैसे नमक है, जैसे नमक, मैग्नीशियम, नमक है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा ब्रोमाइन है। ये इस प्रकार के खनिज जो समुद्रों में पाए जाते हैं। महासागर तलीय में मैग्नीज है, तो ये इस प्रकार के खनिज हैं जो महासागरों की तली में ही पाए जाते हैं। तो देखिए, तो कुछ खनिज हैं जो महासागरों के जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी जो सार्थकता है, आर्थिक सार्थकता है, वो कम है। नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, मैग्नीज है, इसी प्रकार के खनिज हैं जो समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, भारत में जो अन्य जो खनिज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए, प्रायद्वीपीय चट्टानों में, तो इसके अलावा देखिए, जैसे 6 नंबर पर हम देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय जो चट्टानें हैं, प्रायद्वीपीय चट्टानों में प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों में प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी चट्टानों में कोयला और धात्विक खनिज, कोयला व धात्विक खनिज, अभ्रक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, भारत में प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों में कोयला व धात्विक खनिज, अभ्रक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। और देखिए, गुजरात व असम की तलछटी में खनिज तेल के भंडार हैं। खनिज तेल के नीचे पाए जाते हैं। खनिज तेल के नीचे पाए जाते हैं। तो असम और गुजरात की जो तलछटी जो चट्टानें हैं
वहाँ खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। और राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में अलोह खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ भी अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि भी खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, महासागरों के जल में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसर्जित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। जैसे नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, मैग्नीज है, इसी प्रकार के खनिज हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टान में कोयला व धातुई खनिज, अभ्रक, अधातुई खनिज जैसे पाए जाते हैं। गुजरात व असम के तलछटी में खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल आप जानते हो, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, घासलेट है। और राजस्थान में अलोह खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। और परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, इसके भी प्रचुर भंडार है। कुछ खनिज तेल के निक्षेप भी पाए गए हैं राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर। तो इस प्रकार भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद में आप इनको उतार लो, फिर अपने एक पढ़ेंगे कि भाई रेड होल खनन क्या है। तो इसके बाद पढ़ेंगे रेड होल खनन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रेड होल खनन क्या है। देखिए, तो अब पढ़ेंगे अपन रेड होल खनन। खनन आप जानते ही हो कि कोई भी प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो खनन क्रिया के द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं। तो देखिए कि रेड होल खनन क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो रेड होल खनन है, देखिए कि हम जानते हैं कि भारत में जो अधिकांश जो खनिज हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं। कि भारत में अधिकांश जो खनिज हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं और सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात ही उन खनिजों का अपन खनन कर सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी पूर्व में जनजाति क्षेत्र, खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों को ही क्या है, प्राप्त है। मेघालय में कोयला और लोहा, ऐसे चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे ही रेड होल खनन कहा जाता है। तो देखिए कि अभी मैंने बताया आपको कि रेड होल खनन क्या है। कि भारत के अंदर देखिए कि कोई भी अगर अपन खनन करते हैं, भारत के अंदर जो खनन प्रक्रिया है, खनिज राष्ट्रीयकृत है। भारत के अंदर खनिज कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत हैं।
सरकार का उन पर क्या है, नियंत्रण है, और सरकार की अनुमति के बाद ही हम खनिजों का खनन कर सकते हैं। लेकिन भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कुछ जनजातीय समुदाय हैं जिनको खनिजों पर उनका स्वामित्व और व्यक्तिगत अधिकार क्या है, प्राप्त है। और मेघालय में कोयला, लोहा, एक्स, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। उनका खनन वहाँ के निजी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। तो इसे ही हम रैट होल खनन कहते हैं। तो देखिए रैट होल खनन है क्या, कि देखिए भारत में अधिकांश खनिज भारत में अधिकांश जो खनिज हैं राष्ट्रीयकृत हैं। भारत में अधिकांश खनिज कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत हैं। और इन खनिजों का खनन सरकार की अनुमति के बाद ही, सरकार की सहमति के बाद ही कर सकते हैं। देखिए कि भारत में अधिकांश खनिज कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत हैं, और इन खनिजों का खनन सरकार की सहमति के बाद ही हम कर सकते हैं। लेकिन उत्तरी पूर्व में उत्तरी पूर्वी राज्यों में, लेकिन भारत के जो उत्तरी पूर्वी अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों को प्राप्त है, व्यक्तिगत या समुदायों को प्राप्त है। जैसे देखिए मेघालय में कोयला, जैसे मेघालय के अंदर कोयला है, जैसे मेघालय में कोयला, लोहा, एस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिजों के नीचे पाए जाते हैं। खनिजों के नीचे पाए जाते हैं। खनिजों के नीचे पाए जाते हैं। मेघालय में कोयला है, लोहा, एस्क है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, आदि खनिजों के नीचे पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए
चेरापूंजी, ये भी मेघालय में ही है जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी और जोवाई में। चेरापूंजी और जोवाई में कोयले का खनन कोयले का खनन एक ही परिवार के कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा कि चेरापूंजी और जोवाई में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है जिसे रेड होल खनन कहा जाता है। जिसे रेड होल खनन कहा जाता है। तो ये खतरनाक होते हैं। और देखिए, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इन्हें तुरंत रोका जाए। नेशनल ग्रीन जो खनन को रोकने के लिए जो संगठन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन्हें अवैध घोषित किया है। अवैध घोषित किया है। और इन्हें तुरंत रोकने की सलाह दी गई और सलाह दी है इन्हें तुरंत रोका जाए। तुरंत रोका जाए। तो देखिए, ये है रेड होल खनन। तो देखिए, रेड होल खनन क्या है कि भारत में जो अधिकांश जो खनिज हैं वो राष्ट्रीयकृत है और इन खनिजों का खनन हम सरकार की सहमति से ही कर सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में इन खनिजों का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। जैसे मेघालय में कोयला और लोहा एस और चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिजों के नीचे पाए जाते हैं और यहाँ खनन करने का अधिकार केवल यहाँ के जो जनजातीय समुदायों को ही क्या है, प्राप्त है। इसी प्रकार से देखिए, चेरापूंजी और जोवाई में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रेड होल खनन कहा जाता है। नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है इन्हें अवैध घोषित किया है कि ऐसे खनन सही नहीं है, गैर कानूनी है और उसने सलाह दी है कि इन्हें तुरंत क्या किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो आप बता सकते इसको कि रेड होल खनन क्या है। इसके बाद में जो अपन खनिजों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो भारत के जो प्रमुख लौह खनिज हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
तो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन भारत के प्रमुख लौह खनिज। भारत के प्रमुख लौह खनिज। तो इस प्रकार से इसके बाद में अपना अध्ययन करेंगे कि लौह खनिज कौन कौन से हैं, लौह खनिज कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनका वर्णन अपन एक एक करके करेंगे। तो देखिए, आपने खनिजों के बारे में पढ़ा था कि जो धातु खनिज हैं वो दो प्रकार के हो गए, लौह खनिज और अलोह खनिज। तो इसी में ही अपन पढ़ेंगे अब कि लौह खनिज, लौह खनिज देखिए, जो भारत के जो प्रमुख लौह खनिज हैं उनका अपन वर्णन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि जो लौह खनिज हैं, लौह खनिज का धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में, लौह खनिजों का धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में लौह खनिजों का धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में लगभग 3/4 भाग का योगदान है। 3/4 योगदान है। 3/4 भाग का क्या है? योगदान है। और देखिए, ये उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ये उद्योगों के विकास को विकास के आधार को मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए, तो हम लौह खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लौह खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं। लौह खनिजों का धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 भाग का क्या है? योगदान है। और ये उद्योगों के विकास के आधार को मजबूती क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। और भारत में देखिए, घरेलू मांग को पूरा करने के बाद में, भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के बाद में जो धात्विक खनिज है इनका हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले जो धात्विक खनिज हैं, इन धात्विक खनिजों में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं लौह खनिज के बारे में।
लोहा एस। तो सबसे पहले देखिए, तो धात्विक खनिजों में ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 लोहा एस। तो देखिए धात्विक खनिजों में लोहा आता है, तो लोहे का बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए कि लोहा एस, देखिए कि लोहा एस एक लोहा एस है, ये एक आधारभूत खनिज है, एक आधारभूत खनिज है। लोहा एस एक आधारभूत क्या है, खनिज है। और देखिए, और उद्योगों के विकास की रीढ़ है, उद्योगों के विकास की रीढ़ है, उद्योगों के विकास की रीढ़ कहलाता है, उद्योगों के विकास की रीढ़ कहलाता है। आप जानते हो सारे उद्योग इसी पर टिके हुए हैं, उद्योगों के विकास की रीढ़ कहलाता है। तो लोहा एस एक आधारभूत खनिज है और उद्योगों के विकास की क्या कहलाता है, रीढ़ कहलाता है। अब देखिए, और ये देखिए, यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जो प्रश्न पूछ लेता है कि उद्योगों के विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है, लोहा एस को। जिस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है, उसी प्रकार उद्योगों के विकास की रीढ़ लोहा एस को कहा जाता है। और यह आग्नेय चट्टानों से क्या होता है, प्राप्त होता है। और देखिए इसके बाद में अगर अपन अब चर्चा करते हैं कि जो, और अपन ये भी लिख सकते हैं कि विश्व में लोहा भंडार की दृष्टि से, विश्व में लोहा भंडार की दृष्टि से, लोहा भंडार की दृष्टि से भारत रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में लोहा भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान विश्व में कौन सा आता है, दूसरा आता है। दूसरा बड़ा क्या है, देश है। इसके बाद देखिए कि अब हम पढ़ते हैं कि भारत में देखिए कई प्रकार के लोहा अयस्क पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार लोहे के जो प्रकार हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लोहा अयस्क के प्रकार या लोहे के प्रकार, आप एक बार इसको बता दो कि लोहा अयस्क एक आधारभूत क्या है, खनिज है। उद्योगों के विकास की क्या है, रीढ़ कहलाता है। और यह आग्नेय चट्टानों से क्या होता है,
प्राप्त होता है। और विश्व में लोहा भंडार की दृष्टि से भारत का रूस के बाद में दूसरा बड़ा क्या है, देश है। भारत विश्व में लोहा भंडार की दृष्टि से भारत रूस के बाद दूसरा बड़ा क्या है, देश है। और देखिए अगर अपन इसके बारे में और भी आगे चर्चा करते हैं तो भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं, जो विश्व के कुल लोहा उत्पादन का 20% क्या है, भाग है। आप उतारने से बाद में और अब पढ़ेंगे अपन लोहे के प्रकार। देखिए कि लोहांश की मात्रा के आधार पर, लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहे के प्रकार, लोहे के प्रकार। तो ध्यान रखना कोयले में कार्बन के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हो गए। एंथ्रेसाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, पीट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है। और लोहा एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो ये लोहांश की मात्रा के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि ये 5 प्रकार का लोहा एस होता है। लोहा एसिड, लोहा एसिड 5 प्रकार का होता है। लोहा एसिड 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट दूसरे नंबर पर आता है। मैग्नेटाइट के बाद है हेमेटाइट, हेमेटाइट तीसरे नंबर पर आता है सिडेराइट, या हम लिमोनाइट ले सकते हैं, लिमोनाइट। चौथे नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सिडेराइट, सिडेराइट। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो लेटेराइट। तो ये 5 प्रकार हो गए। लोहा ऐसे 5 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। और अगर अपन इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे बढ़िया जो क्वालिटी का जो कोयला है इसकी अपन चर्चा करते हैं तो ये 5 प्रकार का कोयला हो गया। तो इसका नाम लिख लीजिए आप। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए कि जो ये मैग्नेटाइट जो लोहा एसिड का जो प्रकार है इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? 70% लोहांश पाया जाता है। और देखिए और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। तो आप एक बार ये उतार लीजिए।
फिर मैं थोड़ा सा इसमें लिखा देता हूँ आपको कि लोहा एस्क, देखिए लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा एस्क के 5 प्रकार हो गए: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। अब देखिए कि जो ये है मैग्नेटाइट, जो लोहे का प्रकार है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं और ये इसका उपयोग है ना, तो ज्यादातर विद्युत उद्योगों में किया जाता है। विशेष उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। विद्युत उद्योगों में किया जाता है। तो देखिए, तो मैग्नेटाइट लोहे की जो विशेषता है, 70% लोहांश की मात्रा पाई जाती है इसमें और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होने के कारण गुण होते हैं। और ये विशेष उपयोग इसका कहाँ होता है? इसका जो विशेष उपयोग है वो विद्युत उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो हेमेटाइट जो कोयले का प्रकार है या लोहे का प्रकार है, सर्वाधिक मात्रा में इसका उपयोग होता है। औद्योगिक लोहा एस्क है। और देखिए कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है, हेमेटाइट लिख सकते हो आप, जो हेमेटाइट है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 60 से 70%। कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है 60 से या 50 से 60 कर लो। इसमें कार्बन की मात्रा इससे कम पाई जाती है, 50 से 60%। और इसका जो ज्यादातर जो उपयोग है वो औद्योगिक एस्क है, उद्योगों में किया जाता है। ज्यादातर औद्योगिक क्या है, ये एस्क है, औद्योगिक एस्क है। इसका ज्यादातर उपयोग उद्योगों में किया जाता है। अब इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए कि इस प्रकार 5 प्रकार का लोहा एस्क हो गया। तो 5 प्रकार नाम ध्यान रह जाएंगे आपको। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है और लेटेराइट है। अब बात करते हैं कि भारत में जो लोहा एस्क की जो पेटियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो भारत में आप बता दें इसको कि भारत में लोहा एस्क की पेटियां भारत में लोहा एस्क की पेटियां तो अपन चर्चा करते हैं कि भारत में लोहा एस्क की जो पेटियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं।
तो सबसे पहले अपन उड़ीसा और झारखंड पेटी की बात करते हैं। तो नंबर 1 उड़ीसा व झारखंड, उड़ीसा व झारखंड पेटी। देखिए ये इन दोनों राज्यों में है, उड़ीसा में और झारखंड में। देखिए कि यहाँ पर इस पेटी में जो हेमेटाइट है, इस पेटी में हेमेटाइट किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है। तो देखिए कि उड़ीसा व झारखंड जो लोहा एस्क की जो पेटी है, वहां पर इस पेटी में हेमेटाइट किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है। और देखिए जो देखिए मयूरभंज, इसके अलावा देखिए जो इसके भंडार मयूरभंज, ये जिले हैं यहाँ के, मयूरभंज है उड़ीसा के अंदर ही है। इसके जो भंडार हैं मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों से, केंदुझर जिले में बादाम पहाड़। और अगर इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं अपन, तो झारखंड में सिंहभूमि, सिंहभूमि जिले में गुवा तथा नोआमंडी से, सिंहभूमि जिले में जो खनन किया जाता है इसका वो है नोआमुंडी और गुवा, नोआमुंडी और गुवा से इसका खनन किया जाता है। इसका खनन किया जाता है। तो देखिए, तो भारत के अंदर जो लोहा एस्क है उसकी पेटी कौन कौन से क्षेत्र में है ये। सबसे पहले उड़ीसा व झारखंड पेटी आती है। उड़ीसा और झारखंड पेटी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है। इसके जो भंडार हैं वो उड़ीसा के अंदर मयूरभंज जो जिला है उस केंदुझर जिले के बादाम पहाड़ों से निकाला जाता है। झारखंड में सिंहभूमि, गुवा और नोआमुंडी से भी इसका खनन किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। आप एक बार बता लीजिए इसको।
कौन सी लोहा एस की? ध्रुव, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। बस्तर वगैरह ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए यह पेटी महाराष्ट्र व जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य के अंतर्गत देखिए, तो ध्रुव, बस्तर, चंद्रपुर पेटी का आती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती है। अब देखिए, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, तो यहां देखिए यहां पर भी हेमेटाइट किस्म का लोहा एस पाया जाता है। लोहा एस पाया जाता है। तो देखिए यहाँ भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा एस के पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से, देखिए जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला, छत्तीसगढ़ के जो बेलाडीला पहाड़ियाँ, पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ की बेलाडीला, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पहाड़ियों में उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा एस पाया जाता है। लोहा एस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पहाड़ियों में उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा एस पाया जाता है। बेलाडीला एशिया की सबसे बड़ी लोहा एस की खान भी है, ध्यान रखना। और यहाँ देखिए इसकी गुणवत्ता के लोहा के 14 जमाव मिलते हैं। इस गुणवत्ता के 14 जमाव मिलते हैं। इसकी गुणवत्ता के 14 जमाव मिलते हैं। और इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्वान हैं। इसमें इस्पात बनाने में वाला भौतिक गुण विद्यमान है। कहाँ पर? इस प्रकार के लोहा एस में। और देखिए, और यहाँ से जो प्राप्त जो लोहा एस्क है, यहाँ की खानों से प्राप्त खदानों से प्राप्त लोहा एस्क को यहाँ की खदानों से प्राप्त लोहा एस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से विशाखापट्टनम
बंदरगाह से जापान व कोरिया को निर्यात किया जाता है। जापान व कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो देखिए भैया जी, ये दूसरे नंबर पर आता है ध्रुव बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो देखिए यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आती है। दो राज्यों में पड़ते हैं, कुछ महाराष्ट्र में कुछ किसमें, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर भी हेमेटाइट की संकर लोहा ऐसा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की पहाड़ियां, और यह है बस्तर जिले में, ध्यान कर लेना, बस्तर जिले में बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वहां उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। और इसकी गुणवत्ता के यहाँ 14 जमाव मिलते हैं। और यह इस्पात बनाने वाला भौतिक गुण क्या है, इसमें विद्वान है। इस सर्वश्रेष्ठ गुण के कारण ही यहाँ की खानों से जो लोहा ऐसा प्राप्त होता है उसको विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहां से जापान और दक्षिण कोरिया के लिए निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, तो आप लिख भी सकते हैं। ये एक प्रश्न है कि भाई देखिए, जो एशिया की सबसे बड़ी लोहा एसिड की खान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी लोहा एसिड खान। तो आप कर सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी जो लोहा एसिड की जो खान है वो कौन सी है? बैलाडीला। तो आपका आंसर हो जाएगा बैलाडीला खान, बैलाडीला खान। तो देखिए, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लोहा एसिड खान बैलाडीला खान है। और कहां पर ये? छत्तीसगढ़ में। मैं लिखा ना कि बैलाडीला की पहाड़ियां, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और इसके बाद में आप 2 क्वेश्चन और लिखिए कि जो भिलाई जो शोधन कारखाना है वो भी यहीं पर है। तो लिखिए, लोहा एसिड का भिलाई शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? लोहा एसिड का भिलाई शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए यहाँ पर कि लोहा एसिड का भिलाई शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये भी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। लोहा एसिड का भिलाई शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़ में है। लोहा एसिड भिलाई लोहा एसिड शोधन कारखाना, जहां लोहे का सांधन होता है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही क्या है? स्थित है। तो लिखिए आप, तो देखिए, भिलाई लोहा एसिड शोधन कारखाना, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो भिलाई लोहा एसिड का शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है कारखाना?
ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो दो चीज कर लेना, एशिया की सबसे बड़ी लोहा एस्क की खान, लोहा एस्क की खान बेलाडेला खान छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद में भिलाई जो लोहा एस्क का शोधन कारखाना है, ये भी कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद में कल जो अन्य बच गई, इसमें लोहा एस्क की जो अन्य जो पेटियां हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में एक जो लोहा एस्क है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे लोहा खनिज के बारे में। और तब तक के लिए धन्यवाद।